Good morning friends, I am MK Singh from the Oxbridge Intermediate English and today we are going to learn about a new lesson. जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। लेकिन आदेशात्मक वाक्य जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सेंटेंस के बारे में, क्योंकि ये सेंटेंस का ही एक भाग होता है। दोस्तों करें कि सेंटेंस ही जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वाक्य जो होता है शब्दों का एक समूह होता है। जब तक शब्द समूहों में मिलेगा नहीं तब तक वो वाक्य नहीं बन पाएगा। इतना ही नहीं, दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, जब तक वो पूरा मीनिंगफुल सेंस, कंप्लीट सेंस या अर्थ न दे देता है तब तक वो सेंटेंस नहीं होता है। इसलिए पहले इसको समझ लेते हैं। दिया है आई एम बॉय आई। दोस्तों यह तो है शब्दों का समूह हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए आपका सेंटेंस नहीं है। आगे दिया हुआ है आई एम अ बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूं, इसका अर्थ भी निकल गया और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हुआ, इसलिए इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को वैसे तो बहुत सारे लोग बतलाते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है, स्पेशली 4 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन एक और भाग है जिसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह 5 तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें इट इज़ यूज्ड टू टेल इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं के बारे में, किसी के बारे में बतलाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे बोलते हैं, इससे हम लोग क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पूछ सकते हैं। जैसे बोलते हैं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, मैंने क्वेश्चन तो नहीं पूछा लेकिन डिक्लेयर किया मैं कि मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का डिक्लेरेशन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जैसे बोलेंगे यू आर अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं, यानी कि मैंने डिक्लेयर किया कि यू आर अ टीचर। तो यह होता है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी तरह का हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्या वो बीमार है, ये भी क्वेश्चन हुआ। वह क्यों बीमार है, तो ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों, इट इज़ यूज फॉर कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इसका प्रयोग हम लोग आदेश, सलाह और अनुरोध के लिए करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ माइंड। इसका प्रयोग हम लोग अपने दिमाग के सडन फीलिंग, यानी अचानक हमारे दिमाग में जो बन जाता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ नाइस बॉय, यानी कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। अचानक कोई चीज़ देख को, चाहे दुख वाला चीज़ हो या आनंद देने वाला चीज़ हो, किसी तरह के भी चीज़ हो, अगर वो देखकर हमारे मुंह से आवाज़ निकल जाता है कुछ उसके बारे में, तो वही सडन फीलिंग ऑफ माइंड कहलाता है। जैसे किसी को दर्द होता है या चोट लगता है कहीं पर, तो ओह या कहते हैं। तो यह दोस्तों एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर फुल सेंटेंस बोलते हैं तो इस तरह से हम बोल सकते हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो यह भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, जो अचानक हमारे दिमाग से निकल जाता है। जो सेंटेंस, जैसे बहुत सुंदर चीज़ों को देखकर हम लोग बोल देते हैं व्हाट अ ब्यूटी, क्या सौंदर्य है, इस तरह से हम बोलते हैं। यह होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यह ऑप्टेटिव सेंटेंस दोस्तों, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट कर्स, ब्लेस और प्रेयर, यानी कि प्रे। अगर हम किसी को श्राप देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। जैसे बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, उसको मैंने ब्लेस दिया। तो इस तरह से दोस्तों ये सब जितने भी सेंटेंस है, पाँचों सेंटेंस का अलग अलग आपको पार्ट्स बनाकर मिलेगा। मैं बनाऊंगा अलग अलग पार्ट्स करके। आज हम लोग को पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के ग्रामर के व्यू से, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या ग्रामर हो, हर तरह से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे इसमें इम्परेटिव सेंटेंस का ही अधिकतर हम प्रयोग करते हैं। इसका यूज़ नरेशन में होता है, डिग्री में होता है, बहुत सारी जगह पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जनरल बोलचाल के भाषा में हम लोग हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल से कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। द सेंटेंस दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम मेन वर्ब,
वैसा वाक्य जो मुख्य क्रिया से शुरू होता है टू इंडिकेट दर्शाने के लिए क्या दर्शाता है, तो ऑर्डर दर्शाएगा, आदेश, एडवाइस दर्शाएगा, सलाह, और रिक्वेस्ट कहने का अर्थ होता है अनुरोध। ये तीन चीज़ों को दर्शाता है। जो वाक्य आदेश, सलाह और अनुरोध दर्शाने के लिए मुख्य क्रिया शुरू आदेशात्मक वाक्य कहलाता है। दोस्तों इंग्लिश में इसकी शुरुआत हम लोग मेन वर्ब से करते हैं, मुख्य क्रिया से करते हैं, और मुख्य क्रिया के 5 रूप जो होते हैं उसमें हम लोग इसके वर्ब के पहले रूप का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पहले V1 हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ लेते हैं आदेश, ऑर्डर के बारे में, किस तरह से ऑर्डर देते हैं हम लोग। जैसे कोई कहता है यहाँ आओ, तो सबसे पहले मुख्य क्रिया खोजेंगे, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, यह सब जितने भी होते हैं मेन वर्ब है, तो सबसे पहले मुँह से लिख लेंगे कम, और यहाँ जो हो गया अदर वर्ड हो गया हियर लिख लिए। पानी लाओ, तो पहले वर्ब लिख लिए पानी, वर्ब लिख लिए लाना, ब्रिंग, अब पानी यानी कि वाटर, मेरे लिए पानी लाओ, तो ब्रिंग वाटर फॉर मी। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, तो उठाना का इंग्लिश होता है रेज, और दोनों हाथ यानी कि बोथ हैंड्स, या हैंड्स अप भी कहने का ही अर्थ होता है कि दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। कह रहा है कि कोरोना के कारण घर के अंदर रहो, तो रहो, लिव, घर के अंदर, इनसाइड हाउस, कोरोना के कारण, ड्यू टू कोरोना। इस तरह से हम लोग किसी को आदेश दे सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं, सलाह के बारे में हम लोग एडवाइस कैसे देते हैं किसी को, क्या क्या बोलकर। जैसे कह रहे हैं गरीबों की मदद करें, तो सबसे पहले मेन वर्ब आएगा मदद करें, हेल्प, और दी पुअर जो हुआ अदर वर्ड हुआ या ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखो, तो पहले अंतिम से शुरू करेंगे और शुरू की तरफ बढ़ते जाएंगे। सीखो, लर्न इंग्लिश अच्छी तरह से यानी कि प्रॉपरली। बुरी संगति से दूर रहो, दूर रहने का अर्थ होता है दोस्तों अवॉइड, यानी कि उसे अलग कर दो अपने से, अवॉइड। अब बुरी संगति यानी कि बैड कंपनी। अनाथों की सहायता के लिए तैयार हो जाओ, तो तैयार होना का इंग्लिश हो जाएगा बी रेडी टू, माने के लिए, हेल्प दी ऑर्फन, बी रेडी टू हेल्प दी ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। अब बहुत सारे अनाथ हो गए तो यहाँ पर THE यानी कि डिफिनिट आर्टिकल लगाना जरूरी है। अब तीसरा नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं रिक्वेस्ट के बारे में, बहुत ही आसान है। रिक्वेस्ट में हम लोग किसी से अनुरोध करते हैं और सेंटेंस के पहले प्लीज या काइंडली का यूज करेंगे, जिसका अर्थ होता है कृपया। किसी से हम अनुरोध करते हैं, ये काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। अगर हम किसी से प्लीज या काइंडली का यूज कर कर कोई चीज़ मांगना भी चाहते हैं तो वो आसानी से दे देता है। अगर नहीं भी देना चाहेगा तो आपको आसानी से दे देता है, क्योंकि इसमें अनुरोध झलकता है, रिक्वेस्ट झलकता है पूरी तरह से। जैसे कृपया मेरी मदद करें, तो पहले प्लीज लिख लिए, फिर अंत से शुरू की और मदद करना, हेल्प, और मेरी यानी कि मी। कृपया मुझे अकेला छोड़ दें, तो प्लीज़, लिव मीन्स छोड़ देना, मी मीन्स मुझे, और अलोन मीन्स अकेला, प्लीज़ लिव मी अलोन। कृपया मेरी बातें सुने, प्लीज़ लिसन टू मी। यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस तीनों समाप्त कर लिया, जिसमें आदेश, सलाह और अनुरोध के बारे में हम लोगों ने सीखा। अब इम्परेटिव सेंटेंस के से ही रिलेटेड दूसरे चीज़ों को हम सीखते हैं दोस्तों। यह आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो इसको समझिए। निगेटिव इम्परेटिव, निगेटिव इम्परेटिव में होता क्या है दोस्तों कि सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग डोंट का प्रयोग करते हैं, और डोंट के यूज करने के बाद वहाँ पर पहले वाला ही सब स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं, डोंट लगा रहता है तो उसका अर्थ होता है न या मत। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे उसे मत घूरो, स्टेयर, स्टेयर कहने का अर्थ होता है घूरना, यानी कि गुस्से में देखना। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले डोंट लगा देंगे, फिर घूरना का इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसी का इंग्लिश लिखेंगे, डोंट स्टेयर हिम। नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक, मत चलो बेयर फीट। बेयर फुट कहने का अर्थ होता है नंगे पैर, तो डोंट वॉक बेयर फुट। कानाफूसी मत करो, विस्पर, WHISPER होता है दोस्तों विस्पर का इंग्लिश, और एक होता है मरमर। विस्पर मीन्स फुसफुसाना और मरमर मीन्स भुनभुनाना। जैसे दोनों में अंतर है। जब हम लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से दूसरे को सुनाई देती है तो मरमरिंग कहलाता है। लेकिन अगर हमारी बात स्पष्ट रूप से दूसरे को नहीं सुनाई दिया
तो वो विस्परिंग कहलाता है। ठीक है, मर्मरिंग 2, 3, 4 बहुत सारे लोग मिलकर भी कर सकते हैं। विस्परिंग जो होता है बहुत कम ही लोगों के साथ होता है, 2 लोग भी विस्परिंग कर सकते हैं। तो समझते हैं, कह रहे कि कानाफूसी मत करो, यानी कि डोंट विस्पर। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, नो विस्परिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। जैसे कह रहा है इतना बचपना मत करो, तो डोंट बी सो चाइल्डिश। सो कहने का अर्थ होता है इतना, यानी कि ज़रूरत से अधिक, अधिक ज़्यादा के सेंस में है। डोंट बी माने होना या करने के सेंस में यहाँ पर डोंट बी सो चाइल्डिश, यानी कि इतना बचपना न करो, इतना बच्चे जैसी हरकत न करो। कह रहा है कि छीना झपटी न करो। छीना झपटी कहने का इंग्लिश होता है टसल, तो डोंट टसल। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर इम्परेटिव सेंटेंस में रहेगा और उसमें अपना आ जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस कहने का अर्थ यह होता है कि आप जो है यह अपने सामने वाले को कुछ बोलते हैं। मान लीजिए अगर सामने कोई रहेगा तो कहिएगा कि यहाँ आ जाइए, तो कम हियर, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि वो आपके सामने वाला आपके लिए सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को यू से संबोधित करते हैं, और यू के साथ अपना के लिए हम लोग योर का प्रयोग करते हैं। हमेशा यू के साथ अपना के लिए हम लोग योर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर कहीं भी अब जब अपना इसमें रहेगा तो इसमें इस तरह से हम देख सकते हैं, जिसका अपना समय बर्बाद ना करो, तो डोंट वेस्ट अपना समय, तो हमेशा ही अपना के इंग्लिश योर लगाएंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने कमीज के बटन बंद कर लो, बटन ऑफ योर शर्ट। बटन ऑफ कहने का अर्थ होता है बंद करना, बटन बंद करना। योर शर्ट। अपना भविष्य बर्बाद मत करो, तो डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर। कृपया अपने देश की सेवा करो, तो प्लीज़ हेल्प योर कंट्री। और यहाँ पर हेल्प नहीं करके दोस्तों सर्व लिख लीजिएगा। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। ऐसे हेल्प भी सही है, लेकिन सर्व उससे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब अगला हम लोग पढ़ते हैं एम्फैटिक इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्यों को हम लोग जोरदार करके भी बनाते हैं, एम्फैटिक भी बनाते हैं, जोर देकर बोलते हैं, तो वहाँ पर वाक्य के शुरू में जरूर या अवश्य का अर्थ मिल जाता है। तो ध्यान से समझिए, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, बस डू लगा देंगे। जो आप स्ट्रक्चर लिख रहे थे उसके पहले हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, जैसे डू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हम लोग आगे देखिए बनाते हैं इसको। जैसे कह रहा है जरूर जाओ, अगर बोलेंगे जाओ तो गो, और जरूर जाओ यानी कि एम्फैटिक सेंटेंस बोल रहे हैं, उस पर जोर देकर बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग वहां पर यूज करेंगे डू गो। अवश्य अंग्रेजी सीखो, यानी कि डू लर्न इंग्लिश। अवश्य अंग्रेजी सीखो। अपने परिवार की जरूर मदद करो, डू हेल्प योर फैमिली। मेरे लिए बाजार जरूर जाना, यानी कि मेरे लिए बाजार जरूर जाओ, डू गो टू मार्केट फॉर मी। यानी कि डू लगा देने से वाक्य जो होता है दोस्तों एम्फैटिक बन जाता है, जोरदार वाक्य होने लगता है। अब हम लोग एक गाना देखेंगे और गाना का ट्रांसलेशन दोस्तों आप लोग खुद से ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बोला गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, यानी कि द्वारपाल जो है उसको संबोधित कर रहा है। कन्हैया से कह दो यानी कि कन्हैया को इन्फॉर्म कर दो, इन्फॉर्म यानी कि सूचित कर दो। से का भी प्रयोग कर सकते हैं या इन्फॉर्म का भी आप लोग प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, दोनों ही सही है। और यहाँ पर जो संबोधित कर रहा है अभी तुरंत हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं अगला, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर हम किसी को संबोधित करते हैं किसी के नाम से, तो वहाँ पर एड्रेसिंग करने वाला, संबोधित करने वाला नाउन को हम पहले भी रख सकते हैं या सेंटेंस के
अंत में भी यहाँ पर भी वर्ड्स के बाद लगा सकते हैं, अदर वर्ड के बाद उसको भी लिख सकते हैं। जैसे संबोधित कैसे हम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक को अगर हमको कहीं पर बुलाना, मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं अगर बैठी हुई है, अगर किसी एक को बुलाना है तो उसका नाम लेकर कहेंगे रागिनी यहाँ आओ, तो वहाँ पर रागिनी को संबोधित किए, इसलिए होगा रागिनी कम हियर। या ऐसे ही बोल सकते हैं कम हियर रागिनी, रागिनी को अंत में भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे सोनू खड़े हो जाओ, तो सोनू स्टैंड अप, या स्टैंड अप सोनू, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग संबोधित करते हैं। और आगे देखिए गाना, और इसका भी आप लोग इसका ट्रांसलेशन बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है मुझको राणा जी माफ़ करना, यानी कि राणा जी मुझे माफ़ करना। माफ़ करना का इंग्लिश आप लोग जानते हैं, नहीं जानते समझ लीजिए, उसका इंग्लिश होता है फॉरगिव, FORGIVE। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना या क्षमा करना। तो इस तरह से राणा जी कहकर वो संबोधित कर रही है, जैसे पहले वाले गाने में संबोधित हुआ है। इस तरह से इसका भी इंग्लिश आप लोग बनाइएगा, यह बहुत आसान है। अब अगला हम देखते हैं इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में दोस्तों कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं मुझे घर जाने दो, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या कभी कभी बोलते हैं उसे यह काम करने दो, किसी को हम आदेश भी देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इसमें सेंटेंस की शुरुआत लेट से होता है, और नाउन रहता है तो नाउन लिखते हैं, नहीं तो अगर प्रोनाउन रहता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर वर्ब होता है, फिर अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहा है उसे घर जाने दो, तब जब यहाँ पर बोल रहा है उसे घर जाने दो तो पहले लेट लगाएंगे, उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पर हो जाएगा हिम, गो टू हाउस, लेट हिम गो टू हाउस। हम लोगों को फुटबॉल खेलने दो तो लेट अस प्ले फुटबॉल। लेट के बाद यहाँ पर अस लग जाएगा कि क्या से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा, देखिए यहाँ पर नाउन आ गया। अब राजू को अंग्रेजी सीखने दो तो पहले लेट होगा, फिर नाउन हो जाएगा राजू, लेट राजू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन था ही नहीं, नाउन है तो नाउन लगा दिए। अब वर्ब लिखेंगे लर्न, और इंग्लिश एंड ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। मुझे भी हिंदी पढ़ने दो, लेट मी ऑल्सो रीड हिंदी। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ऑल्सो को हम लोग मुख्य क्रिया के पहले रखेंगे, बेटर होगा। बहुत सारे लोग सेंटेंस के लास्ट में भी लगाते हैं तो वो भी सही है, लेट मी रीड हिंदी ऑल्सो, वो भी सही है। अब देखिए जब इसको हम नकारात्मक बनाते हैं तो डोंट लगा देंगे शुरू में, नहीं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसे गाना मत गाने दो तो डोंट लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, या लेट हिम नॉट सिंग अ सॉन्ग। हिम के बाद यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद भी हम नॉट लगा सकते हैं, नहीं तो शुरू में ही आप लोग डोंट लगा दीजिए, यह सही हो जाएगा। जैसे लड़कियों को गाली मत देने दो तो यहाँ पर बोलेगा लेट गर्ल्स नॉट एब्यूज। अगर डोंट से बनाते हैं तो डोंट लेट गर्ल्स एब्यूज, इस तरह से होगा। अब दोस्तों अंत में आप लोग के गाना दिखाते हैं, और इसका भी इंग्लिश आप लोग बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता कहने का अर्थ होता है कि भगवान को यहाँ पर बोला गया है, और भगवान से हम लोग भगवान को आदेश नहीं दे सकते हैं, जब भी करेंगे तो उनसे अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, भगवान कृपया हम लोगों को शक्ति दीजिए, यानी कि इतनी शक्ति, यानी कि बहुत अधिक शक्ति दीजिए जिसमें मेरा हर चीज़ पालन पोषण, हर मनोकामनाएं पूरी हो सके। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि आगे के गाने में है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता जिसमें मन का विश्वास न खो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल सा सेंटेंस आप लोगों को बनाना है, भगवान
कृपया हम लोगों को बहुत शक्ति दीजिए, यानी कि भगवान को संबोधित किया गया है, शुरू में या अंत में लिख सकते हैं और प्लीज़ लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, और जितना भी मैंने गाना भेजा है, दिखाया है, उसका इंग्लिश जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।